हेलो बच्चों। आजकल हम क्लास 10th साइंस का चैप्टर 5 तत्वों का आवर्त वर्गीकरण पढ़ रहे हैं और इस चैप्टर के हम सारे नोट्स बहुत ही शानदार तरीके से आपके लिए लेके आए हैं। आप चैनल को जो है सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, जिससे अन्य बच्चों को भी, सभी बच्चों को, छात्र छात्राओं को इसका लाभ मिल सके और वे भी अच्छे अंकों से पास हो सके। तो वैज्ञानिक वो हैं डोवे राइनर और उन्होंने एक त्रिक सिद्धांत दिया है। त्रिक यानी कि तीन तत्वों का सिद्धांत है ये। इन्होंने तीन तत्व लिए और उन तत्वों को परमाणु के बढ़ते हुए क्रम में रखा। तो उन्होंने क्या पाया कि पहला तत्व और तीसरा तत्व का द्रव्यमान जो है, यदि हम उनका योग करते हैं और उसका औसत निकालते हैं तो बीच वाले तत्व के द्रव्यमान के बराबर होगा। लेकिन यह भी ज़्यादा नहीं चल पाया, क्योंकि जो उन्होंने त्रिक सिद्धांत दिया था वो सभी तत्वों पर फिट नहीं हो पाया, कुछ ही तत्वों पर ही फिट हो पाया, जिस कारण से यह सिद्धांत फेल हो गया। तो उन्होंने 1817 में ये त्रिक दिया था कि तीन तीन तत्वों वाले ऐसे समूह बनाए जाएं जिसमें त्रिक के तीन तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते हुए क्रम में रखने पर बीच वाले तत्वों का द्रव्यमान अन्य दो तत्वों के द्रव्यमान का औसत होता है। उदाहरण जैसे हमने आपको बताया भी, यहाँ पे लिथियम लिया है, इसका परमाणु द्रव्यमान 6.9, पोटेशियम लिया तो इसका द्रव्यमान 39.0, और इन दोनों को हमने जोड़ दिया और इसका औसत 2 से भाग दे दिया तो बीच वाले तत्वों का यानी कि सोडियम का द्रव्यमान 23 प्राप्त होता है। और ये जो इसका कारण था, क्योंकि ये जो है सभी तत्वों में फिटने पर कुछ ही जो है त्रिक बना पाए, जिस कारण से ये फेल हो गया। इसके बाद अगले वैज्ञानिक आए हैं न्यूलैंड का अष्टक नियम। जैसे यहाँ पर अष्टक यानी कि 8 तत्वों का नियम है ये। इन्होंने 8 तत्वों को उनके परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में रखा और उन्होंने पाया कि पहला तत्व के जो गुण थे, जो समानता थी, पहले तत्व के जो गुण थे वे 8वें तत्व के गुण के समान है। यानी कि पहले तत्व में और 8वें तत्व में समानता पाई गई। ठीक है, लेकिन यह भी जो है असफल हो गया, क्योंकि न्यूलैंड का जो अष्टक नियम है कुछ ही तत्वों के लिए भी लागू हो पाया। तो 20 तत्वों तक इन्होंने जो उसको जो है सही पाया, लेकिन उसके बाद अन्य तत्वों के लिए नियम लागू नहीं हो पाया, इसलिए फेल हो गया। तो आपने यहाँ पर ये हमने बता दिया आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है न्यूलैंड का अष्टक नियम। उदाहरण के लिए इन्होंने लिया है लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और सोडियम। और इन्होंने देखा कि जैसे संगीत के स्वर होते हैं सा रे गा मा पा धा नी सा, देखिए पहला जो स्वर होता है और 8वां स्वर समान होता है। इसी प्रकार से उन्होंने पाया कि जो लिथियम के जो गुण होते हैं वो सोडियम के गुण में समानता पाई जाती है। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास, और ये इसका सफलता का कारण हो गया है। तो इन सबको आपने, बहुत ही इम्पोर्टेंट है अष्टक नियम भी, क्यों ये फेल हुआ है, ये सब आपने पढ़ना है। बहुत ही शानदार नोट्स हैं। फिर वैज्ञानिक हुए मेंडलीव की मूल आवर्ती सारणी। इन्होंने सन 1969 से 1971 में ये सिद्धांत दिया। ये रूस के वैज्ञानिक थे और इन्होंने 57 तत्वों को उनके परमाणु भारों के क्रम में, किसमें, परमाणु भारों के क्रम में व्यवस्थित किया और उन्होंने देखा कि नियमित अंतराल के बाद समान गुण वाले तत्व पाए जाते हैं। इस आधार पर मेंडलीव ने एक नियम दिया। मेंडलीव के नियमों के अनुसार तत्वों की भौतिक तथा रासायनिक गुण उनके परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं, उनके परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं। मेंडलीव की आवर्त सारणी के कुछ लक्षण हैं। मेंडलीव की आवर्त सारणी में तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में रखा गया है। इस सारणी में 8 ऊर्ध्वाधर कॉलम है, ऊपर से नीचे की तरफ 8 ऊर्ध्वाधर कॉलम है जिन्हें हम समूह कहते हैं। और इस सारणी में 12 जो है 36, इस प्रकार से 36 जो है पंक्तियाँ हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, श्रेणियाँ कहते हैं। मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी के लाभ
तत्वों के गुणधर्म के अध्ययन में आसानी होती है, परमाणु भार का सही ज्ञान प्राप्त होता है इसके द्वारा, और नए तत्वों की खोज तथा अनुसंधान में सुविधा प्राप्त होती है। अब मेंडलीव आवर्त सारणी की कुछ हानियाँ थी। परमाणु भार के क्रम में जो है परिवर्तन पाया गया, नए तत्वों को उचित स्थान न मिल पाया, और समस्थानिक तथा समबारी की खोज नहीं हो पाई। तो इस प्रकार से इनके कुछ दोष रहे हैं। इसके बाद आधुनिक आवर्त सारणी का नियम बना, वैज्ञानिक मोस्ले हैं जिन्होंने जो है इस आवर्त सारणी, आधुनिक आवर्त सारणी का निर्माण किया है। और इन्होंने इसमें क्या किया कि तत्वों को जो उनके परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन के रूप में रखा, परमाणु क्रमांक के रूप में रखा है उन्होंने इसको, ठीक है। तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं, ये वैज्ञानिक मोस्ले ने कहा है, ठीक है। अब हम यहाँ पर समझें कि परमाणु क्रमांक होता क्या है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सभी टॉपिक इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपने थोड़ा जो है विशेष ध्यान देना है। अच्छे नंबर हम चाहते हैं कि आपके बहुत अच्छे नंबर आएँ सभी बच्चों के, तो आप लोग बहुत ही गहनता से इसका अध्ययन करें। परमाणु क्रमांक, किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या, देखिए किसी परमाणु के नाभिक में, जो नाभिक होता है उसमें उपस्थित प्रोटॉनों की जो संख्या होती है वो परमाणु क्रमांक कहलाता है। उदाहरण के लिए 17 क्लोरीन ले रखा है यहाँ पर, तो यहाँ पर जो 17 यहाँ पर है ये प्रोटॉन की संख्या है। क्लोरीन में जो प्रोटॉन की संख्या कितनी है? 17। क्लोरीन के नाभिक में प्रोटॉन की संख्या 17 है, और जितनी प्रोटॉन की संख्या होती है वही परमाणु क्रमांक कहलाता है। तो यहाँ पर देखो प्रोटॉन की संख्या बराबर परमाणु क्रमांक बराबर 17, ठीक है। एक चीज़ आपने और ध्यान रखना है यहाँ पर कि जितने जो है प्रोटॉन होते हैं, ठीक है, उतने ही क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन की संख्या भी होती है। यानी कि प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होती है। तो प्रोटॉन की संख्या कितनी, 17, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी, 17। और हम एक चीज़ और देख रहे हैं कि परमाणु क्रमांक भी प्रोटॉन की संख्या के बराबर होती है, यानी कि तीनों आपस में बराबर होते हैं। यानी कि प्रोटॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या तथा परमाणु क्रमांक तीनों जो क्या होते हैं, समान होते हैं, यानी कि 17 है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर परीक्षा में आता है, तो आपने ध्यान रखना है कि प्रोटॉन की संख्या बराबर होती है इलेक्ट्रॉन की संख्या के, और ये बराबर होती है किसकी, परमाणु क्रमांक की, ओके। अब देखिए अगला उदाहरण सोडियम का ले लिए। तो सोडियम में जो है यहाँ पर प्रोटॉन की संख्या 11 है, इलेक्ट्रॉन संख्या क्या होगी, 11 होगी, परमाणु क्रमांक भी क्या होगा, 11 होगा। और देखिए परमाणु भार, परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों की कुल संख्या परमाणु भार कहलाता है। समझिए, जितने भी प्रोटॉन हैं और जितने भी न्यूट्रॉन हैं सबको जोड़ देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, परमाणु भार निकल जाएगा। तो परमाणु भार सूत्र यहाँ पर प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या A बराबर P+N। अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक, आधुनिक तथा मेंडलीव के आवर्त सारणी में अंतर। मेंडलीव की आवर्त सारणी तत्वों के उनके बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक के क्रम में रखा गया है। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को उनके परमाणु क्रमांकों के रूप में व्यवस्थित किया गया है। इस आवर्त सारणी में हाइड्रोजन का स्थान निश्चित नहीं है। आधुनिक आवर्त सारणी है, इस सारणी में जो है हाइड्रोजन का स्थान निश्चित है। मेंडलीव की आवर्त सारणी में समस्थानिकों के लिए कोई स्थान नहीं था, जबकि जो है जो आधुनिक आवर्त सारणी है यहाँ पर समस्थानिकों के लिए स्थान निश्चित किया गया है। यहाँ पर जो है दीर्घाकार आवर्त सारणी, यानी कि जो है आपके पास आधुनिक जो आवर्त सारणी है उसकी जो विशेषताएं हैं, दीर्घाकार आवर्त सारणी तत्वों के परमाणु क्रमांक पर आधारित है। इसमें तत्वों के रासायनिक गुणों में समानता, भिन्नता तथा कर्मिक परिवर्तनों का आभास अपने आप हो जाता है। याद करने की दृष्टि से भी यह अच्छी है। मेंडलीव की आवर्त सारणी में अनेक अनुमान गलत निकाले गए, परंतु दीर्घाकार आवर्त सारणी में से कोई गलत अनुमान नहीं निकाले गए। इस सारणी में और भी विभाजन किए गए, जैसे सक्रिय तत्व है उनके लिए स्थान दिया गया, संक्रमण तत्वों का स्थान दिया गया, विरल मृदा धातु जो होती है उनका स्थान दिया गया, रेडियो एक्टिव धातु जो है उनका स्थान दिया गया, उपधातु के लिए भी स्थान दिया गया। इसमें उपसमूह को बिल्कुल ही पृथक कर दिया गया है। जो उपसमूह हैं उनको अलग से जो है पर रखा गया है। किसी भी आवर्त में पाए जाने वाले सभी तत्वों में कोशों की जो संख्या होती है समान होती है। यदि हम किसी आवर्त में पाए जाने वाले सभी तत्वों की जो कोशों की संख्या लेते हैं, कि एक आवर्त लेते हैं हम और उसमें जो हम उनकी कोशों की संख्या देखते हैं तो समान आती है। जैसे यहाँ पर उदाहरण है लिथियम,
लिया हमने बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन। तो यहाँ पे देख रहे हैं हम इसका जो है 2 1, यानी कि जो आपके पास सभी तत्वों में कोषों की संख्या क्या है, समान है, 2 कोष, 2 2, 2 3, 2 4, 2 5, तो प्रत्येक में जो है क्या है, 2 2 कोष हैं। ठीक है, इन सभी तत्वों में कोषों की संख्या समान है। एक समूह में सभी तत्वों में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या भी समान होती है। अगर हम एक समूह में चलते हैं तो जितने भी तत्व होंगे उसमें उसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन की जो संख्या होती है, संयोजी इलेक्ट्रॉन अर्थात इसका मतलब होता है कि जो इलेक्ट्रॉन जो है बाहरी कक्षा में रहते हैं, बाहरी कोष में रहते हैं, ठीक है, और जो सहयोग करने के लिए जो है तत्पर रहते हैं, वे हमारे क्या कहलाते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। तो यहाँ पे उदाहरण है समूह फर्स्ट में अगर हम लेते हैं हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम को लेते हैं, तो देखिए यहाँ पर इसकी बायतम जो कक्षा है उसमें 1 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पर देखिए 2 1 बायतम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन, 2 8 1 बायतम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन, 2 8 8 1 बायतम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन। तो संयोजी जो इलेक्ट्रॉन है, जो बायतम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होता है, बाहरी कोष में जो इलेक्ट्रॉन होता है, वो हमारा क्या कहलाता है, संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाता है। ओके, तो सभी तत्वों में जो संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या समान अर्थात 1 होती है। समूह में नीचे जाने पर कोषों की संख्या बढ़ती है। समूह में जब नीचे की तरफ चलते हैं हम, तो कोषों की संख्या जो है बढ़ती जाती है। ठीक है, अब देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक ये भी, संयोजकता क्या होती है। संयोजकता का जो सामान्य अर्थ है संयोग करना, तो इसका भी अर्थ होता है कि बाहरी कक्षा में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन हैं जो संयोग करने को तैयार हैं, तो बाहरी कक्षा में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वही हमारी क्या कहलाते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन कहता है, और उसको हम संयोजकता कहते हैं। वह तत्व की क्या कहलाती है, संयोजकता कहलाती है। तो देखिए बायतम कोष में को पूरा करने के लिए तत्व को जितने इलेक्ट्रॉन लेने होते हैं या देने होते हैं या साझा करने होते हैं, साझा करने की आवश्यकता होती है, वह तत्व की संयोजकता कहलाती है। जैसे यहाँ पे हमने लिया है तीसरा आवर्त की संयोजकता ली है यहाँ पर, तो सोडियम की संयोजकता 1, मैग्नीशियम की 2, और इसी प्रकार से जो आप देख रहे हैं तीसरी आवर्त की संयोजकता और उनकी 0। अब यहाँ पर हम जो परमाणु के आकार के बारे में समझते हैं कि परमाणु का आकार जो है आवर्त सारणी में हमारे पास किस प्रकार से बढ़ता है घटता है। तो देखिए परमाणु का आकार आवर्त सारणी में बाएं से दाएं, बाएं से दाएं, समझ रहे हो, यहाँ पर बाएं से दाएं जाने पर जो है घटती है, जबकि ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ती है। जो परमाणु का आकार होता है वो बाएं से दाएं जाएंगे आवर्त सारणी में तो घटता है, और ऊपर से नीचे जाने पर जो बढ़ता है। इस जो आधुनिक आवर्त सारणी है इस पर समूह और आवर्त सारणी में 7 आवर्त होते हैं, ऊपर से नीचे की तरफ 1 2 3 4 5 6 7 आवर्त होते हैं, तथा 18 जो है समूह होते हैं। इस प्रकार से देखो लेंगे हम तो 18 समूह होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, इस प्रकार से कहाँ तक होंगे, 18 तक जो है समूह होते हैं। देखिए ऊपर से नीचे अगर हम आवर्त सारणी में चलते हैं तो जो पहला समूह है, फर्स्ट समूह, उसमें जितने भी तत्व होते हैं सबका जो है संयोजकता 1 होती है फर्स्ट समूह में। जैसे मैंने बताया आपको 1 2 3 4 इस प्रकार से जो 18 समूह होते हैं, ऊपर से नीचे आएंगे हम, ठीक है, आवर्त में नीचे की तरफ, तो वहाँ पर जो है जितने भी आपके तत्व हैं सबकी संयोजकता 1 होती है। दूसरे समूह में चलते हैं तो उसमें जो है जो संयोजकता होती है 2 होती है। और यहाँ पर जो है 3 से 12 तक जो समूह है, 3 से 12 तक हम देखेंगे तो जब हम पीरियोडिक टेबल पर आवर्त सारणी पर देखेंगे 3 से 12 तक समूह के तत्वों की संयोजकता जो है बदलती रहती है, इनकी जो संयोजकता क्या होती है, बदलती रहती है। उसके बाद 12 के बाद जो है चलते हैं 13 पे, 13 समूह की संयोजकता 3 होती है, 14वें की समूह की 4, 15वें समूह की -3, 16वें समूह की संयोजकता होती है -2, 17वें समूह की संयोजकता होती है -1, और 18वां जो समूह होता है उसकी संयोजकता क्या होती है, 0 होती है। ठीक है, ये आपके निष्क्रिय तत्व कहलाते हैं। ओके, अब देखिए ऊपर से नीचे आवर्त सारणी में हम देख रहे हैं, किस देख रहे हैं हमने, आवर्त सारणी पर ऊपर से नीचे। आवर्त सारणी में इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, आवर्त सारणी में 1 वर्ग फर्स्ट वर्ग से 12 वर्ग तक, पहला वर्ग दूसरा वर्ग, इस प्रकार से आप 12 वर्ग तक चलते हैं। तो ये जो हमारे जितने भी जो यहाँ पर तत्व होते हैं वो सबके सब जो क्या है, धातु होती है। ध्यान रखना आपने, पहले से लेकर के 12 तक के तत्व जो भी होंगे, जितने भी तत्व होंगे
वो सारे के सारे धातु होते हैं, धातु कहते हैं। और 13 से 18 तक, जब हम 13 से 18 तक देखेंगे तो सारी की सारी क्या हैं, अधातु हैं। अब 13 से 18 के बीच में कुछ उपधातुएं भी हैं। 13 से 18 के बीच में जैसे सिलिकॉन हो गया है, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, ये हमारी जो है उपधातुएं हैं, ठीक है। और H से F की ओर जाने पर, यानी कि बाएं से दाएं ओर जाने पर, जब हम H से F की ओर जाते हैं, बाएं से दाएं की ओर जाते हैं, तो विद्युत ऋणात्मकता जो है बढ़ती है। यानी कि बाएं से दाएं तरफ जाएंगे तो ऋणात्मक क्या होती है, बढ़ती जाती है। या इसको हम कह सकते हैं कि अगर हम दाएं से बाएं आते हैं तो घटती है, और बाएं से दाएं जाते हैं तो बढ़ती है। तो इस प्रकार से आपके पास ये बहुत ही शानदार नोट्स हम आपके लिए गए हैं, और इसको जो है शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए, लाइक करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि जितना आप जो है लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, उतना जो है और बच्चों को भी इसका लाभ मिलेगा, और ऐसे शानदार नोट्स आपको कहीं नहीं मिलेंगे। एक बार पूरा वीडियो ध्यान से पढ़िए, लिखिए उसको और याद कीजिए। ओके।